पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक न्याय के आधार पर पसमानदा समाज को मुख्य धारा में लाने का काम किया और उन लोगों के साथ जो काले कौवे काला पट्टा बांध करके गरीब मुसलमानों के हक को नोचने के लिए चोंच मार रहे थे, नीतीश कुमार जी के तरफ मंडरा रहे थे, उन सबको जवाब दिया इस वक्त बिल को पास करने के बाद। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वक्त बिल पास होने के बाद, आजादी के 70 वर्षों के बाद पहली बार वक्फ बोर्ड के पैसे का सही इस्तेमाल होने जा रहा है। और यहाँ पे सरकार के मुख्यमंत्री सम्राट जी बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी बैठे हुए हैं। मैं इनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि सर, वक्फ बिल पास होने के बाद बिहार का वक्फ बोर्ड इतना सशक्त बनाइए, इतना सशक्त बनाइए कि बिहार के अंदर वक्फ बोर्ड के पैसे से इन गरीब बेवाओं के लिए, इन गरीब मिस्कीन के लिए, इन यतीम बच्चों के लिए एक अस्पताल का निर्माण कराए, इन गरीब बच्चों के लिए तालीमी मरकज का निर्माण कराइए इस वक्फ बोर्ड के पैसे से। और जो हमारी बेवाएं हैं, जो हमारी मिस्कीन है, जिनका कोई सहारा नहीं है, वक्फ बोर्ड एक कार्ड बनवाइए वक्फ बोर्ड के माध्यम से, और उनको वक्फ बोर्ड के कार्ड के माध्यम से उनको सुविधा दिलवाइए ताकि उनकी जिंदगी में जो है बदलाव आए। जो देखे वक्फ बिल पास कराने का प्रधानमंत्री का, उसकी शुरुआत मैं चाहता हूं कि बिहार से हो। और मुझे यकीन है कि आप यहां बैठे हैं, आप जरूर इस पे जो है गौर फिक्र करेंगे। और आप बताइए, 2007 की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज है, उसकी जो आय है, वो लगभग 12,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष होनी चाहिए, लेकिन आज तक मात्र 100 करोड़ की रुपए की आय दिखाया जा रही है, और वो भी प्रतिवर्ष घटती जा रही है। आखिर ये पैसा गया कहां? आखिर ये पैसा लूटा किसने? आखिर जिनका हक था उस पैसे पे, उनको उनका हक क्यों नहीं मिला? सवाल पूछिए कांग्रेस की सरकार से, सवाल पूछिए उन लोगों से, उन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, उन सो कॉल्ड सेकुलरों से, उन सो कॉल्ड लोगों से जो गरीब यतीम बेवा और मिस्कीन के बच्चों का फोटो दिखा करके सऊदी अरब और दुबई और मिडिल ईस्ट से करोड़ों रुपया ला करके जो है इनकी बदहाली का फोटो दिखा करके उनके नाम पर सऊदी अरब से करोड़ों रुपया ला करके अपना पेट भरने का काम करते हैं। और वही लोग हैं जो आपके और हक और हकूक के बीच में रास्ता का रोड़ा बने हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वक्फ बिल को पास करके एक झटके में इन सारे दलालों को जो आपका हक खा रहे थे, उनके दुकान पे ताला लगाने का काम किया। इसलिए हम आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं प्रधानमंत्री को शुक्रिया अदा करने के लिए, और मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आपसे आग्रह भी करता हूँ कि जब वजीर आजम से आपकी मुलाकात हो, दिलीप जायसवाल जी आप मिलते रहते हैं, सम्राट जी आप मिलते रहते हैं, तो आप उन्हें इन गरीब पसमानदा बेवा मिस्कीन औरतों का सलाम पेश कीजिए। बताइए कि वो आपको शुक्रिया कह रही है, मोदी जी, आपने जिस प्रकार से वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल पास किया है ताकि इनकी जिंदगी में बदलाव आए। ऐसे बहुत से उदाहरण है। ये पासमानदा समाज सिर्फ 70 वर्षों से बदहाल नहीं है मेरे भाइयों बहनों, बल्कि ये पिछले बाबा कबीर दास के जमाने से हजारों वर्षों से ये पासमानदा समाज जो है पिछले पायदान पर है। आप सोचते होंगे कि मुगलों का शासन रहा होगा, मुगलों का शासन काल में जो हमारी स्थिति बहुत अच्छी रही होगी। ये बिल्कुल ऐसा नहीं था, बल्कि मुगलों के शासन काल में निबाकत का सिस्टम था। उस सिस्टम के आधार पर अगर कोई दलित, कोई पासमानदा मुगल व्यवस्था के किसी उच्च पदाधिकारी बन जाता था तो उसको चुन करके उसको बाहर निकाल दिया जाता था। आप कल्पना कीजिए कि अगर जो है मुगल शासन होता, क्योंकि मुगल शासन में ये व्यवस्था थी कि मछुआरे को, धोबी को, दर्जी को, भक्खों को, नट को, हलालखोर को, धोबी को शहर से बाहर बसाइए। आप सोचिए, अगर मुगल वंश की व्यवस्था होती तो क्या एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बन पाते? क्या एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन बन पाते? क्योंकि वह मछुआरे समाज से आते थे। तो आपको सोचना पड़ेगा
और जो लोग कहते हैं कि ये चार मीनार हमारा, ये लाल किला हमारा, ये ताजमहल हमारा, उनको बता दीजिए कि हमारे बाप दादा उनके मजदूर थे, हमने मजदूरी करके लाल किला और चार मीनार और ताजमहल बनाया है, जबकि वो लोग हैं जो विदेशी आक्रांताओं के साथ भारत में आए हैं। ये भारत, हम जो सामने जो लोग बैठे हैं, हम देशज पसमानदा लोग भारत मूल के हैं, भारत के मिट्टी के हैं और भारत के खून के हैं। हम यहीं दफन हो जाएंगे, यहीं मर जाएंगे। ये वही कौम है जिसने 1930 में सबसे पहले पाकिस्तान का विरोध किया था, पाकिस्तान के निर्माण का विरोध किया था, हिंदू मुस्लिम के नाम पे बनने वाले राष्ट्र का विरोध किया था और ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का निर्माण कराया गया था आसिम बिहारी के नेतृत्व में। और 1940 में रेजोल्यूशन पास किया गया था कि कोई भी मुसलमान भारत से छोड़कर पाकिस्तान नहीं जाएगा और भारत के टुकड़े नहीं होने चाहिए। उस कौम के आने वाले हम समाज के लोग हैं, तो आज भी हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। आज भी हमें भारत के जो भूमिका है, भारत का जो गौरव है, भारत को जो आगे ले जाना है, उसमें हम लोगों की बड़ी भूमिका होने वाली है। तो इसलिए आप किसी के बहकावे में ना आए, आप किसी के र्यूमर्स में ना आए, क्योंकि ये देश आपका है, ये प्रधानमंत्री आपके हैं और ये वजीर आजम आपके हक और हकूक के लिए सोचते हैं। भाइयों बहनों, ट्रिपल तलाक वजीर आजम ने बैन किया, इन लोगों ने उसकी मुखालफत की और मुखालफत का कारण क्या बतलाते हैं कि गैर इस्लामिक है। पूरे कुरान के 30 पारा के अंदर ट्रिपल तलाक का एक भी जिक्र नहीं है और ये कह रहे थे कि ये गैर इस्लामिक है। प्रधानमंत्री ने आपको जिंदगी दी, आपकी जिंदगी में रोशनी दी, ट्रिपल तलाक को बैन किया। आज हमारी मुस्लिम बहनें, आज हमारी मुस्लिम बेटियां जो है खुशी से जिंदगी गुजर बसर कर रही हैं। ये है वजीर आजम का फैसला, ये है वजीर आजम का निर्णय। वो वोट बैंक के आधार पर निर्णय नहीं लेते हैं, बल्कि उनका निर्णय हमारे समाज के पिछड़े, हमारे समाज के दलित, हमारे समाज के पासमानदा लोगों के जिंदगी में कैसे खुशहाली आए, कैसे उनके जिंदगी में बदलाव आए, इस आधार पर लेते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग जो है, मैं जानता हूं कि हसरत भरी निगाहों से वजीर आजम की तरफ देख रही हैं। अब वक्त आ गया है कि आप भी जिस प्रकार से वजीर आजम आपके हक हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके लिए जो है निर्णय ले रहे हैं, फैसले ले रहे हैं, आपको भी वजीर आजम का साथ देना होगा ताकि इस 80% पासमानदा समाज को मुक्त धारा में लाया जा सके। एक तबका है जो नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे तालीम हासिल करें, वो नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे रोजगार हासिल करें, वो नहीं चाहता है कि हमारी महिलाएं जो है सजग हो, उनके अंदर अवेयरनेस है। अगर हमारी महिलाएं सजग हो जाएंगी, अगर हमारे बच्चे तालीम हासिल कर लेंगे, अगर हमारे बच्चे को रोजगार मिल जाएगा, तो उनकी गुलामी कौन करेगा? असदुद्दीन ओवैसी की गुलामी कौन करेगा? आजम खान की गुलामी कौन करेगा? ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की गुलामी कौन करेगा? ये हमें मजहब के नाम पर तोड़ना चाहते हैं, ये हमें मजहब के नाम पर डर दिखाना चाहते हैं, ये हमें जो है शरिया का डर दिखाते हैं, जबकि हम भारतीय पासमानदा भारत की संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं। हमारी महिलाएं साड़ी पहनती हैं, हमारी महिलाएं मंगलसूत्र पहनती हैं, हमारी महिलाएं जो है सिंदूर लगाती हैं, क्योंकि हमने अपनी पूजा पद्धति बदली है, हमने अपनी संस्कृति नहीं बदली, हमने अपनी सभ्यता नहीं बदला, हमने अपने पूर्वजों को नहीं बदला है। इस बात को हमें समझना होगा। और इसका उदाहरण आप देख लीजिए, क्या सऊदी अरब का मुसलमान जो होता है उसका जो कल्चर है, क्या वो जापान के मुसलमानों से मिलता है? क्या जापान का जो मुसलमान होता है, क्या उसका कल्चर चाइना के मुसलमानों से मिलता है? क्या फिर भारत के मुसलमानों का कल्चर सऊदी अरब के मुसलमानों से क्यों मिलना चाहिए? बताइए आप। हम भारतीय हैं और हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति और हमारी तहजीब पूरी तरह से भारतीय होनी चाहिए। इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि मजहब का जो ओपियम है, मजहब का जो अफीम है, उसका नशा आहिस्ता आहिस्ता हमारे पासमानदा समाज के जहन से निकल रहा है। पासमानदा समाज तालीम हासिल कर रहा है, पासमानदा समाज आगे बढ़ रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब जो है आपको सजग होना पड़ेगा, आपको मुख्यधारा में जुड़ना पड़ेगा। और मैं सम्राट जी, दिलीप जी, बहुत ही दिल से इस बात को कहना चाहता हूँ। ये बात जो हमारे मुस्लिम जो पासमानदा समाज के लोग हैं, उनके हालात ऐसे हैं, कुछ कम्युनिटी ऐसे हैं कि वो उनमें मात्र 4 लोग ग्रेजुएट हैं, कुछ कम्युनिटी ऐसे हैं कि उसमें मैट्रिक भी करने वाला कोई नहीं है, कुछ कम्युनिटी ऐसा है कि पूरी जिंदगी उसने जो है अपने जीवन में बदलाव नहीं देखा। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से बदलाव लाया है पासमानदा समाज में, बिहार के अंदर भी हम लोग मिल करके इन पासमानदा समाज के लिए अच्छा काम करेंगे। और वक्फ बोर्ड के माध्यम से, क्योंकि आज का जो माहौल है, वक्फ बोर्ड के जो बिल पास हुआ है उसको लेकर के हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो वक्फ बोर्ड में एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि वक्फ बोर्ड में बिहार में
जिन लोगों की सरकार रही, जिन लोगों के अध्यक्ष रहे, जिन लोगों के मुतवल्ली रहे, जिन्होंने भी करप्शन किया होगा 20 साल 30 साल, उन सब का हिसाब किताब बिहार की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व और सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में करेगी। और जिन्होंने पैसा लूटा होगा उस पैसे को वापस ला करके रिकवरी करेगी, और रिकवरी करके पटना के अंदर एक वक्फ बोर्ड का अस्पताल बनाया जाएगा, तालीमी मरकज बनाया जाएगा। ये कमिटमेंट है इस सरकार की। मैं आप लोगों से वादा करना चाहता हूं, और इसके लिए मुझे जितनी भी लड़ाई लड़नी होगी मैं लड़ूंगा आप लोगों के। हम जिस समाज से आते हैं, जिसकी संख्या भारत के अंदर मुसलमानों के अंदर 80% है, पिछले 70 वर्षों से इस देश के अंदर सदन में पहुंचने वालों की संख्या 7500 से ज्यादा है, उसमें 400 मुसलमान अब तक सदन में पहुंचे हैं। और आप जानते हैं 400 मुसलमानों में जिस समाज की प्रतिशत 80% हो, उसके लोग मात्र 40 हैं, और 360 वो लोग हैं जो विदेशी आक्रांताओं के साथ भारत में आकर के मुसलमान हो गए। वे लोग हैं जो अरबिक ईरानियन कल्चर को भारत में थोपना चाहते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है, आखिर ऐसी क्या समस्याएं हैं कि हमारे लोग सदन में नहीं पहुंच पाए? मात्र 80% जिसकी आबादी हो, उसके मात्र 40 लोग 70 वर्षों में सदन में पहुंचे हैं। इसलिए गौर फिक्र आपको करना है कि आप कब तक गुलाम बन करके रहेंगे, आप कब तक वोट बैंक बन करके रहेंगे। तो अब सोचिए कि क्या आपके लोग को सदन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। बोलने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा विषय है, टाइम का लिमिटेशन है। हम लोगों को आदरणीय दिलीप जायसवाल जी को सुनना है, हम लोगों को जनक राम जी को सुनना है, माननीय सम्राट जी को सुनना है। इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस एक ही आग्रह करूँगा कि आप लोग जहाँ भी जाए, इस वक्त अमेंडमेंट बिल से जो बदलाव आने वाला है पसमानदा मुसलमानों की जिंदगी में, उनकी जिंदगी में जो तब्दीलियां आने वाली हैं, उसके बारे में चर्चा करें और उन लोगों को अपने बारे में बोलो। तो इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आप लोग यहाँ पे आए, और खासकर मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी का, सम्राट जी का और जनक राम जी का, कि आपने यहाँ आकर के एक छोटी सी कोशिश थी मेरी, उसमें हौसला अफजाई किया। इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं आपको पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि आने वाले समय में हम पूरे बिहार के हर एक जिले में जाकर के पसमानदा समाज से संवाद करेंगे, संपर्क करेंगे, और उन्हें अपनी बातों से जो है रूबरू कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।